मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से आज के केमिस्ट्री के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्लास में। आप लोगों का जो डिमांड था कि भैया हम लोगों को पूरा क्वेश्चन बैंक का और जो आप लोगों का गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसको आप लोग 2 नंबरिया कहते हैं, आप लोग का इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रहा था कि भैया कोसहू का करिए ना कि 2 नंबरिया करा दीजिए। तो आज के इस क्लास में आप लोगों का यहाँ से 2 नंबरिया क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो गया है और आप लोगों को इस क्लास में क्या करना है कि सारे क्वेश्चनों को अच्छे से सीखना है और इसका आप लोगों को नोट्स बनाना है ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग लेकर आ पाए। जिस तरह हम लोग फिजिक्स का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हो गया, जिस तरह हमारा मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो गया और बस बचा है केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का भी हमारा यहां से सब्जेक्टिव चालू हो गया है और ऑब्जेक्टिव हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं शाम में क्लास में। तो आज की क्लास में आप लोग का पूरा यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों का पूरा टाइप वाइज सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। आप लोगों को यहां से नोट्स बनाना होगा, रिवाइज करना होगा, बाकी समझाने का काम यहां से मेरा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे सब कुछ बढ़िया है ना। आज का जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इसमें केमिस्ट्री के मेरे प्यारे साथियों हम लोग अप्रोक्स 15 के करीब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। अब यहां देखिएगा, जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन लोग को हमारा पीडीएफ नोट्स लेना होगा ना, वह आप लोग क्या कर सकते हैं कि मात्र 300 रुपया में आप लोग मात्र सब सब्जेक्ट का आप लोग पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ नोट्स के लिए जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है स्टडी विथ डेडिकेशन, वहां आप लोग को एप्लीकेशन आ जाएगा, इसमें हम लोग का लोगो रहेगा, ठीक है ना। उसको इंस्टॉल कर लेना है, कोई दिक्कत होगा तो 2 आप लोगों का नंबर है। अब यहां देखिएगा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। आप लोगों के सामने पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि प्रासरण दाब को परिभाषित करें, समझ गए ना कि प्रासरण दाब क्या होता है। और यहां पर बोला गया है ना कि प्रासरण दाब कभी कभी असामान्य मतलब कभी कभी अलग क्यों हो जाता है। तो आप लोग यहां से मेरे प्यारे साथियों समझिएगा कि सबसे पहले प्रासरण दाब समझाते हैं और उसके बाद यह क्यों अलग होता है हम यह समझाते हैं। देखिए, प्रासरण की क्रिया जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों, एगो ऐसा झिल्ली होता है कि जिसमें विलायक के जो कण होते हैं ना वही निकल पाते हैं। तो ऐसा बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे, समझ गए ना। ऐसा दाब जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक देवे उकरे के कहते हैं प्रासरण दाब। समझ में आ गया प्रासरण दाब क्या होता है। एकदम आप लोग को इसी में याद रखना है, प्रासरण दाब जो वह बाह्य दाब, समझ गए ना, वह है बाह्य दाब जो प्रासरण की क्रिया को ही रोक दे उसे कहते हैं प्रासरण दाब। और बात आता है कि प्रासरण दाब अलग अलग क्यों होता है। तो अब यहां देखिएगा, ऐसा हमारे पास भी 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट वह होते हैं कि जो मतलब एक ही बार में समझ जाते हैं और एक स्टूडेंट होता है कि उनको अपने भोजपुरिया स्टाइल में उनको एकदम मतलब एक बार और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट जो एक ही बार में मेरे जो हम बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। एक वो भी स्टूडेंट होते हैं जिनको एक बार और एक्सप्लेन करना होता है, समझ गए ना, चाहे उनको और बढ़िया से ब्रेक करके तोड़ के समझाना होता है तब वो समझ पाते हैं। वैसे ही यहां पर कहानी होता है कि देखिए, प्रासरण दाब तो हो गया कि बाहर से आरोपित वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण को ही रोक दे उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अब यहां देखिएगा, बोला गया है ना कि जो अणु होता है, जो हम लोग का अणु होता है, पार्टिकल होता है, इसमें हम लोग का डिसोसिएशन और एसोसिएशन की क्रिया होती है, समझ गए ना। डिसोसिएशन और एसोसिएशन की क्रिया होने के कारण वह क्या होता है, प्रासरण दाब असामान्य हो जाता है। कितना सिंपल कहानी है, आप लोगों को इसको रट्टा नहीं मारना, इसको आप लोगों को अपने अच्छे से याद रखना है। अब यहां देखिएगा, बिंदु दोष या रैखिक त्रुटि क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहले दोष क्या होता है। दोष होता है बाबू कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन में सब सीट का अपना अपना टिकट होता है ना। यदि कोई मान लीजिए कि बंदा टिकट कराया, बुक कराया, समझ गए ना, और टिकट वह उसका कंफर्म भी हो गया, लेकिन वह मेरे प्यारे साथियों वह ट्रेन में चाहे गाड़ी में बस में वह गया ही नहीं, समझ गए ना, गया ही नहीं, तो उसका स्थान खाली हो जाएगा ना। चाहे मान लीजिए कि वह अपना एगो पर्सनल टिकट कराया, एगो सीट का गया, लेकिन उसी में उसका एगो दोस्त दिखाई दे दिया तो अपना सीट छोड़ के जाकर अपने दोस्त के सीट के पास वही में एडजस्ट करके बैठ गया, लेकिन उसका अपना सीट तो खाली हो गया ना, उसका अपना स्थान खाली है। इसी को बोलते हैं दोष, समझ गए ना कि क्या हो गया, स्थान खाली हो गया। अब यह दोष कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, क्रिस्टल में यह दोष जो होता है ना, अवयवी कण यानी जो धनायन होता है, जो हम लोग का ऋणायन होता है, जो परमाणु होता है, अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाने या अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक में अन्य
स्थान पर चले जाने के कारण उत्पन्न होता है, इसे बिंदु दोष या रैखिक त्रुटि यानी लीनियर डिफेक्ट हम लोग कहते हैं। यानी मान लीजिए वही दोस्त वाला कहानी है, ठीक है ना, कि क्या किया कि अपना टिकट बुक कराया और उसी में उसका दोस्त मिल गया, तो अपना सीट छोड़ के जाके अपने दोस्त के पास बैठ गया उसी में, और जो अपना सीट होता है उसे खाली कर दिया, तो जो उसका सीट खाली हो गया, स्थान खाली हो गया, उसे हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए संक्षेपण में बोला गया, लिखना कि ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, कोलाइडी, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अब अभिक्रिया का अर्धकाल क्या होता है, दोनों आप लोगों को एकदम देखिए बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण परिभाषा आप लोगों से पूछा है। देखिएगा कि ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, कोलाइडियल कण, ठीक है ना, विलयन में लगातार यादृच्छिक गति में गमन करते हैं तो उस गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। समझ गए ना। ब्राउनियन गति क्या होता है ना, कोलाइडी जो हम लोग का कण होता है ना, जो कोलाइडी विलयन होता है, तो कोलाइडी विलयन में जो कण होते हैं ना वह यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि आप लोग का ब्राउनियन गति कह सकते हैं। समझ गए ना। तो कोलाइडी विलयन होना चाहिए, समझ गए ना। कोलाइडी विलयन में जो कण होगा यादृच्छिक रूप से गति करेगा उसे ब्राउनियन गति कहेंगे। और अभिक्रिया का अर्धकाल क्या होती है, नाम में अर्धकाल यानी वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया अपने मात्रा का आधा हो जाता है उसे अर्धकाल कहते हैं। समझ गए ना। जैसे आप लोग इंसान को ही कैसे कहते हैं कि भाई तू अपन आधा जीवन जी ले लो, एकरा मतलब का कि मतलब तहार आधा लाइफ खत्म बा, अब आधा ही बचल बा, बुझा गई। वैसे ही हमने के यहाँ पर होता है कोई अभिक्रिया, ठीक है ना, यदि वह जितना समय में अपना आधा मात्रा खत्म कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धकाल कहते हैं। समझ गए, यहाँ से हो गया। अब देखिएगा आगे चलते हैं, आप लोग का यहाँ पर सब लिखा ब्राउनियन मोशन, हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना, सब आप लोग का यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या क्यों होती है। अब देखिएगा संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील क्यों होगा। अच्छा बताइए कोई आदमी, आप ही लोग बताइए, कोई आदमी परिवर्तन क्यों होता है, उसके पास कुछ ना कुछ कमी होगा। समझ गए ना। जैसे देखिएगा कि आप लोग कभी देखे होंगे, समझ गए ना, कि आप लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, समझ गए ना, और यदि आपको उस जॉब में जो पेमेंट मिल रहा है, समझ गए, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो यदि कोई बड़े कंपनी से ऑफर आएगा, समझ गए ना, चाहे आप देखेंगे कि इस कंपनी में काम करने से हमको उतना फायदा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आप कोई दूसरा अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो क्योंकि आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है, समझ गए ना, जो आप काम कर रहे हैं, जो पेमेंट मिल रहा है, आप लोग उससे संतुष्ट नहीं है। वैसे ही आप लोगों का इसमें होता है संक्रमण तत्व में। संक्रमण तत्व में क्या होता है ना कि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है, यानी जो इसका बाहरी सेल होता है ना, वह पूर्ण रूप से भरा नहीं रहता है। तो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है तो कभी आ जाएगा कभी चल हो जाएगा। समझ गए ना, क्या हो जाएगा, कभी आ जाएगा कभी चल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि हमको जो मेरा बैग है, समझ गए ना, जो मेरा बैग है उसमें मान लीजिए कि 10 लाख रुपया अटता है, समझ गए ना, और उस बैग में हमारे पास 50,000 रुपया है, और किसी और आदमी आया उसमें 50,000 रुपये डालेंगे तो उसका बैग भर जाएगा, तो हम आराम से उसमें डाल देंगे। वही कहानी एकरा में होता है कि जो इसका लास्ट ऑर्बिटल होता है ना, डी ऑर्बिटल, यह खाली रहता है। यह खाली होने से क्या होता है ना कि यह ले भी सकता है और जरूरत पड़ने पर दे भी सकता है। समझ गए। इसी वजह से क्या होता है कि इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है अक्सर। देखिए संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था में उनपे और पूर्ण डी ऑर्बिटल के कारण होता है। मतलब जो डी कक्षा होता है ना, वो हम लोग का खाली होता है, पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, आंशिक रूप से तनी मनी भरा होता है। इसी वजह से क्या होता है ना कि इन्हें मन होता है। अब यहाँ देखिए यह हो गया क्योंकि 3D और 4s जो होते हैं इलेक्ट्रॉन बंधन के लिए उपलब्ध होते हैं, और इनके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेल में आंशिक रूप से भरे होते हैं ना, आंशिक रूप से तनी रूप से भरे होते हैं, और अपन इसी में क्या रहते हैं, गमन उमन करते रहते हैं, तो इन्हें मन चेंज होते रहता है, इसे डी और हम लोग कहते हैं। समझ गए ना। यह इसमें क्या होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या, इसीलिए इसमें देखने को आप लोग को अक्सर मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का जो जटिल आयन है K3Fe6 का IUPAC नाम बताना है, और इसका हम लोग का EAN प्रभावी परमाणु संख्या मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आप लोगों को बताना है। देखिएगा यह जो सवाल है ना आप लोग के लिए बहुत फेमस है। फेमस के में ध्यान समझिएगा कि यह जो आप लोग का यौगिक दिया गया है ना, सबसे पहले तो यह हम लोग का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आप लोग को रसायन जो हम लोग का IUPAC नाम होता है, यह आप
लोग को जानना अत्यधिक जरूरी है। इसका हम लोग का प्रसंस्करण हो गया, इहो जानना जरूरी है। और आप लोग का इसमें लोहा का, ठीक है ना, इसमें आप लोग का लोहा का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इहो आप लोग को जानना जरूरी है। तो अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का K3 का जो IUPAC नाम होता है, यहाँ लिख दिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफोरेट हम लोग का 3 होता है। यहाँ पर हमारा 3 है तो यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका EAN का बात करें तो इसका EAN हम लोग का 35 होता है। आप लोग को इतना याद रखना है, बाकी कैसे होता है इसका एगो अलग वीडियो लाके समझाना पड़ेगा, क्योंकि EAN जो होता है ना आप लोग ऐसे ही नहीं सीख पाएंगे, इसको एगो हमको अलग वीडियो में सिखाना पड़ेगा कि EAN कैसे होता है। लेकिन आप लोग इतना याद रखिएगा कि ये वाला प्रोसेस होगा और 35 हम लोग का आएगा। यह इतना हो गया। अगला सवाल आता है कि हम लोग का जो H2O होता है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो H2O होता है वह तरल अवस्था में होता है, जबकि H2S गैस अवस्था में होता है। क्यों मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को देखने में लग रहा है ना कि जो हम लोग का H2O होता है ये तरल है ना, तरल। पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O, और हम लोग का उसी जगह पे ऑक्सीजन की जगह पर सिर्फ सल्फर आ गया तो गैस हो गया। आखिर क्यों, आखिर क्या रीजन है? देखिएगा, तरल होने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें बंध जरूर होना चाहिए। समझ गए ना? देखिएगा, हम लोग का जो ठोस होता है, ठोस क्यों होता है, सबसे पहले समझिए। ठोस पदार्थ ठोस इसलिए होता है कि उसमें कणों के बीच अंतर आणविक बल इतना ज़्यादा होता है कि उनके कण घूम ही नहीं सकते हैं। और जब कण घूम ही नहीं सकते हैं तो अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं। जैसे अब आदमी को ही देखिएगा, आदमी को बरियार रस्सी से धो के बांध दीजिए, समझ गए ना, पूरा ऊपर नीचे दाहिने बाएं ऊपर बांध दीजिए, उनको ऐसे करने का भी मौका ना मिले तो वह क्या हो जाएंगे, एगो ठोस का रूप ले लेंगे। समझ गए? और उसमें यदि रस्सी ढीला रहेगा तो उसमें आपस में क्या करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ठोस इसलिए होता है ना, उसमें जो कण होते हैं ना उसके बीच में इतना बरियार बंधन रहता है कि इन्हें उन्हें घूमने का, घसकने का भी मौका नहीं रहता है। और तरल में क्या होता है कि यही बंध कम हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। इसीलिए देखिएगा कि पानी का जो कण रहता है ना, कभी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे गति करेगा। समझ गए ना? जैसे रस्सी ढीला रहेगा तो आप आदमी एने ओने करेगा, और रस्सी मान लीजिए मतलब हटबे, मतलब कि रहबे नहीं करेगा। समझ गए ना? रस्सी रहबे नहीं करेगा, बंधन रहबे नहीं करेगा तो कोनो मालूम चले कोनो दिल्ली है, कोनो पटना है, कोनो बॉम्बे है, कोनो अमेरिका भाग गया, ऐसे हो जाएगा ना। वही हाल होता है गैस में। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन में हम लोग का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण, अब तो बंध पाया गया है तो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके वजह से यह हमारा तरल हो गया, लिक्विड हो गया। और सल्फर में क्या होता है ना कि हाइड्रोजन बंध हम लोग का पाया ही नहीं जाता है। अब बताइएगा, अब इसमें कोनो बंधे नहीं है, अब इसमें बंधे नहीं है तो बेचारा आसमान में जाने मनताने घूमते रहता है एकदम स्वतंत्र रूप से। वही यहाँ पर सब लिखा है, देखिएगा H2O तरल अवस्था में होता है जबकि H2S गैस अवस्था में होता है, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बंध होता है जबकि H2S में नहीं होता है। इसीलिए, ठीक है ना, तरल होने के लिए जरूरी है कि हाइड्रोजन बंध होगा तबे तरल होगा। अब यहाँ देखिएगा, सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिसके कारण H2O हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है और H2O का अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस कारण से H2O द्रव होता है और H2S हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है और यह हम लोग का गैस होता है। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि मेरे प्यारे साथियों, H2O तरल अवस्था में काहे होता है। अब देखिएगा, सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन परमाणु का आकार छोटा होता है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, इसी वजह से बंधा जाता है। समझ गए ना? देखिए, छोटी चीज़ों को बांधना आसान होता है, समझ गए ना, बड़े चीज़ों को हम लोग नहीं बांध सकते हैं। समझ गए ना? वही हाल यहाँ पर होता है कि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है और साथ ही साथ छोटा होने से क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है और यह हम लोग का लिक्विड में हो जाता है। यह आप लोग का पूरा कहानी आप लोग समझ गए होंगे, पूरा हिंदी इंग्लिश में आप लोग का यहाँ पर टाइप हो गया है, बस आप लोग को लिखते रहना। अब यहाँ देखिएगा, मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल में क्या अंतर है। ये आप लोग का बहुत फेमस सवाल है कि मिथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल में क्या अंतर है। आप लोगों को इसको समझना चाहिए और आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिकल से समझना है। अब यहाँ देखिएगा कि मिथाइल एल्कोहल में एक कार्बन होता है। देखिए, अब कहेंगे सर कि हमको कैसे याद रहेगा। देखिएगा, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो
तो इतना तक ज्ञान होगा कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट आप लोगों को ही मालूम होगा। मीथ मतलब होता है एक कार्बन, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए मिथाइल मतलब क्या, मिथाइल एल्कोहल मतलब, मिथाइल एल्कोहल मतलब क्या कि इसमें एक कार्बन रहेगा, समझ गए ना। मिथाइल देखिए मीथ आता है ना, मीथ, ईथ, तो मीथ मतलब एक, तो मिथाइल एल्कोहल में एक कार्बन रहेगा और हम लोग का इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन रहेगा। पहला अंतर यही हो गया, पहला अंतर यही हो गया कि मिथाइल एल्कोहल में 1 कार्बन और इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन। पहला अंतर है वो क्लियर हो गया। 2 नंबर यह सवाल है तो बस 2 अंतर काफी है, समझ गए। अब यहाँ देखिएगा जबकि एथिल एल्कोहल में 2 कार्बन होते हैं, क्या बोला है, इथेनॉल का क्वथनांक मेथनॉल से अधिक होता है। बताइएगा जौना में 2 कार्बन है। अब मान लीजिए कि आप लोग क्या किए हैं कि एगो बर्तन को, समझ गए ना, एगो बर्तन के आप लोग 2 मतलब नीचे मतलब आग जल रहा है, आप लोग उस पर रखे हैं तो बर्तन जल्दी ना गरमाएगा। बताइएगा अब देखिएगा किसी एक बर्तन को किसी एक बैस मतलब गरमाइए और उसी बर्तन को हम लोग 2 मतलब कि नीचे से 2 तरह से आग जल रहे रखेंगे तो 2 वाला जल्दी गरमाएगा। वही यहाँ पर होता है कि जो हम लोग का इथेनॉल का क्वथनांक होता है ना मेथनॉल से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि डबल कार्बन होता है। मिथाइल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम मेथनॉल होता है और एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होता है। तो यह हम लोग का हो गया। अब इसमें हम लोग अभी और अंतर देखेंगे। यहाँ देखिएगा मिथाइल एल्कोहल बहुत जहरीला होता है और इथाइल एल्कोहल मध्यम मात्रा में जहरीला मतलब हल्का सा जहरीला होता है, लेकिन ससुरा मिथाइल एल्कोहल बहुत खतरनाक होता है, समझ गए। कार्बन की मात्रा में इथेनॉल में 1 होती है और क्या बोला इथेनॉल में 2 होती है। तो ये तो आप लोगों को शुरुआत में हो गया। अब यहाँ देखिएगा और आप लोग का यहाँ मिथाइल एल्कोहल का जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें आप लोग का 1 कार्बन मतलब मीथेन रहेगा और हम लोग का जो इथेनॉल होता है ना इसमें हम लोग का 2 कार्बन रहेगा, ईथेन, समझ गए ना, ईथेन रहेगा। तो यह आप लोग का यहाँ से हो गया। तो मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल में आप लोग का अंतर यहाँ से याद हो गया। सबसे पहला चीज कि मिथाइल एल्कोहल में 1 कार्बन, इथाइल एल्कोहल में 2 कार्बन। मिथाइल एल्कोहल तनी ज़्यादा खतरनाक होता है, इथाइल एल्कोहल कम खतरनाक होता है, समझ गए। उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा कि मिथाइल एल्कोहल का सूत्र आप लोग सामने यह है, ठीक है ना, और इथाइल एल्कोहल का यानी इथेनॉल का सूत्र आप लोग का वहां पर है। अब आप लोग का इसमें सब हो गया, ठीक है ना। तो ये अंतर है, कम से कम 4-5 अंतर हो गए हैं। आप लोग इसको एक बार अपने मुंह से बोलिएगा, 3-4 बार याद हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है, देखिएगा कि एसिटिक अम्ल को मिथाइलेमिन में कैसे चेंज करेंगे। भाई ये क्या बताएं, ये रिएक्शन नहीं है, बहुत फेमस आप लोग का रिएक्शन है। आप लोग को इसको जानते हैं 100% एकदम याद ही रखना है कि हम लोग का एसिटिक अम्ल को मिथाइलेमिन में कैसे बदलेंगे। और आप लोग लिए देख रहे ना कितना खतरनाक पीपीटी बताया, मतलब आप लोग के लिए बनाए हैं कि आप लोग यदि ऐसे ही एग्जाम में लिख देंगे ना, ससुरा औकात है क्वेश्चन चेक करने वाला का सही कर, जो क्वेश्चन कॉपी चेक करता है नंबर काट देगा। बाबू नंबर काटने का छोड़िए, आप लोग को 2 का 2 नंबर देगा, समझ गए ना, 2 का 2 एकदम पूरा देगा, समझ गए ना, और एक्सीलेंट मार्क आप लोग सही करेगा। यहाँ देखिएगा सबसे पहले तो हम लोग का यह एसिटिक अम्ल हो गया, यह याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल को ये जो आप लोग NH3 देख रहे हैं ना, यह हम लोग का अमोनिया है। जब आप लोग यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग, एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे तब पानी उड़ जाएगा। अब गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है पानी उड़ेगा, समझ गए ना। जैसे आप लोग बर्तन में पानी रखते हैं, डेगची में तसले में पानी रखते हैं और आप लोग उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, पानी उड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पानी उड़ेगा। अब देखिए पानी कैसे उड़ेगा, हम लोग का इसमें से देखिएगा ध्यान से पहले कि इसमें से हम लोग का पानी को उड़ाना है, समझ गए ना। देखिए CH3 जेओ का त्यों है। अब यहाँ देखिएगा हम लोग का हाई CO जेओ का त्यों यहाँ पर है। देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं हम लोग का, यह देखिएगा सबसे पहले आप लोग को सब उड़ा देते हैं, उसके बाद अच्छे से दिखाते हैं। देखिएगा यह वाला CH3, ये वाला CH3 हम लोग का जेओ कहते हैं, ये वाला CO, उसके बाद हम लोग का ये वाला CO सेम का सेम है। अब यहाँ देखिए यह OH है और आप लोग जानते हैं कि पानी को उड़ाने के लिए पानी का सूत्र होता है H2O, होता है ना, पानी का सूत्र होता है H2O। मतलब एगो ऑक्सीजन है एगो हाइड्रोजन है, मतलब एगो हाइड्रोजन और ही चाहिए ना। पानी बनाने के लिए एगो हाइड्रोजन और ही चाहिए, क्योंकि एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग को 2 चाहिए। तो एगो हाइड्रोजन हम एकरा में से लेंगे, ठीक है ना, एगो हाइड्रोजन हम एकरा में से लेंगे तो पानी बन जाएगा। तो इसमें से एगो हाइड्रोजन लेंगे तो पानी बन के कहाँ हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसमें जब एगो हाइड्रोजन कम होगा तो क्या बचेगा, NH2 एन जेम कहते हो। अब इसमें हाइड्रोजन 3 गो है, एगो मिलकर पानी बन गया, तो 2 गो बचा तो 2 गो लिख दिए। अब आप लोग का जो यह बना ना, ये जो आप लोग का यौगिक आ गया, इसे कहते हैं एसिटामाइड।
क्या कहते हैं, एसिटामाइड। अब जब एसिटामाइड हम लोग का प्राप्त हो गया बबुआ, समझ गए ना, एसिटामाइड हम लोग का जब प्राप्त हो गया तो अब एक क्या करेंगे, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के द्वारा हम लोग करेंगे। देखिएगा जब हम लोग को चूड़ा बनाना होता है तो क्या करते हैं, धान को सबसे पहले फुलाते हैं ना। हम लोग को मान लीजिए धान को क्या करना है, चूड़ा में बदलना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले धान को फुलाएंगे। फुलाने के बाद क्या करेंगे, मशीन में उसको भूंजेंगे। अब भूंजने के बाद क्या करेंगे, डालेंगे कहाँ वाला, चूड़ा मशीन में, बस धान को क्या बना देगा, चूड़ा बना देगा। वही हाल यहाँ पर होता है कि एसिटिक अम्ल को अमोनिया के साथ कराएंगे रिएक्शन तो एसिटामाइड बन जाएगा। अब एसिटामाइड में क्या करेंगे कि हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कराएंगे और हम लोग का यहाँ से क्या बनेगा, मिथाइल एमीन बाबू लोग बन जाएगा। अब बस हम लोग को मिथाइल एमीन से काम है, समझ, हमको चूड़ा बनाने से काम है, भूसा ककड़ी से काम नहीं है, समझ गए ना। हम लोग को बस मिथाइल एमीन बन गया, कहानी खत्म, ठीक है ना। फिर हमें बाद में ये सब क्या बन रहा है, ये सब गया तेल लेने, समझ गए ना। हमको मिथाइल एमीन बना देना है और इस रिएक्शन को देखिएगा ब्रोमीन और के के साथ कराएंगे रिएक्शन ना, इसको हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। बस इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा बोला गया कि मोनोमर बताइए, नायलन 6 का मोनोमर और ब्यूना एस का मोनोमर हम लोग को बताना है, समझ गए। यहाँ से जो सवाल आया बोला गया है कि नायलन हम लोग का 6 का और ब्यूना एस का मोनोमर बताना। देखिएगा तो नायलन 6 का जो मोनोमर होता है ना, एमिनो हेक्सानोइक एसिड होता है और ब्यूना एस का होता है ब्यूटाडाइन और स्टाइलिन हम लोग का होता है, आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ देखिएगा निम्नलिखित में से एक का उपयोग बताना। देखिए पैरासीटामोल का उपयोग बताना है और टिंचर आयोडीन का हम लोग को उपयोग बताना है। उसका उपयोग मतलब कहाँ कहाँ होता है। देखिए पैरासीटामोल का तो आप लोग यूज जानते हैं कि आप लोग ये सब आप लोग नहीं भी पढ़ते तो आप लोग जानते हैं कि भैया पैरासीटामोल जो होता है बुखार में काम करता है और जो टिंचर आयोडीन होता है ना, यह एंटीसेप्टिक में हम लोग का वर्क करता है। यह हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि अभिक्रिया का गति स्थिरांक क्या है। देखिए स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है ना, वह वेग है जो सभी अभिकारकों की सांद्रता 1 इकाई हो जाती है, तो उसे अभिक्रिया का गति स्थिरांक हम लोग कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से बस इतना याद रखिएगा कि मतलब टेम्परेचर फिक्स रहेगा, स्थिर ताप पर कोनो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वह वेग है, ठीक है ना। मतलब वेग स्थिरांक एगो वेग है, लेकिन कैसा वेग है, जो सभी अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वह इकाई हो जाएगा ना, तो वही वेग हमारा क्या कहलाएगा, वेग स्थिरांक हमारा कहलाएगा और इसे हम लोग वही वेग स्थिरांक कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दे। उदाहरण का मतलब यह होता है कि आप लोग बताइए, से हम बोलेंगे बाबू मीठा चीज़ का एग्जाम्पल दीजिए, तो मीठा चीज़ में आप लोग चीनी बताएंगे, गुड़ बताएंगे, वही चीज़ का आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल देना है। इसे देखिएगा प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एमिनो अम्ल, समझ गए, तो हम लोग का ग्लाइसिन हो जाएगा। प्राकृतिक रूप में जो हम लोग का एमिनो अम्ल होता है ना, उससे ग्लाइसिन एगो होता है। फिर हम लोग का सिंथेटिक रबर होता है, तो सिंथेटिक रबर का जो एग्जाम्पल होता है नियोप्रीन होता है। संघनक बहुलक का ब्यूनाएन हो जाएगा, ठीक है ना। ब्यूनाएन क्या है, संघनक बहुलक है। एंटीबायोटिक के लिए पेंसिलिन हो जाएगा और कृत्रिम स्वीटनर के लिए यानी मीठा करने वाला का सैकरीन, एस्पार्टेम, ठीक है ना। ये सारे हम लोग के यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ बोला गया है बाबू कृत्रिम, समझ गए ना, यानी हम लोग को ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब नहीं बताना है, हम लोग को वो बताना है जो हम लोग बनाए। सैकरीन हो जाएगा, एस्पार्टेम हो जाएगा, एलिट्रेम हो जाएगा, ये सब हम लोग बनाए हैं। तो ये बताना है कृत्रिम मतलब जो मानव बनाया है। तो यह आप लोग का सैकरीन, एलिट्रेम, एस्पार्टेम हम लोग का यहाँ से हो जाएगा। तो 12 सवाल हो गया बाबू लोग, यहाँ से आप लोग का पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। 12 सवाल आज की क्लास में हम लोग यहाँ से किए हैं। पूरा आज यहाँ से आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का सेशन में पूरा हम मतलब अप्रोक्स कह सकते हैं कि 15 कड़ी में आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। बहुत आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग का यह क्लास कैसा लगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग नोट्स बनाएं और आप लोग पीडीएफ से आप लोग रिवाइज करिए, समझ गए ना, क्योंकि पीडीएफ से बहुत कम समय लगेगा और आप लोग नोट्स बनाने का समय नहीं है, तो आप लोग हमारा पीडीएफ लेके भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ में भी आप लोग को ऐसे ही सेम टू सेम जैसे हम यहाँ पूरा रिएक्शन आप लोग को सजाए हैं वैसे ही आप लोग को मिल जाएगा। मात्र आप लोग का 300 सब आप लोग का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना होगा। जय हिंद।